हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 5वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 5वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 5वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 9 का संबंध है 89 के साथ में, यानी कि 9 से जिस प्रकार से यहाँ पर 89 बना है उसी प्रकार से 8 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 से यहाँ पर 89 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 9 से 89 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 9 का किया गया है स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। अब यहाँ पर 81 से 89 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 81 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 81 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 एकम 8। और मेरे भाई इस 8 को इसी 81 के अंदर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 81 और 8 मिलकर बन जाएगा 89। और ध्यान से देखिए 89 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 8 के अंदर और इस 8 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 8 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो इस 8 का करेंगे स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर होता है 64। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 64 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 64 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 चौका 24। और इस 24 को यदि हम इस 64 के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 64 और 24 मिलकर बन जाएगा 88, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 88। अब हमें देखना है कि 88 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 88 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को रोकना है
और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया कि आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि 64 से यहाँ पर 37 कैसे बना है, यानी कि जिस प्रकार से 64 से यहाँ पर 37 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 86 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 64 से यहाँ पर 37 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 64 को 2 से भाग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 64 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 32 और 32 से 37 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 32 के अंदर +5 करके यहाँ पर लाया गया है 37। और ध्यान से देखिए 37 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 86 के अंदर और इस 86 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 86 को हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 86 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 43 और जिस प्रकार से 32 के अंदर +5 किया गया है उसी टाइप से हम क्या करेंगे, इस 43 के अंदर भी +5 कर देंगे। तो 43 और 5 मिलकर बन जाएगा 48, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 48। अब हमें देखना है कि संख्या 48 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 48 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 48 आया है समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 10, 10 के बाद में 22, 22 के बाद में 13, 13 के बाद में 28, 28 के बाद में 16 और 16 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए जब भी आपको सीरीज के अंदर संख्या पहले छोटी उसके बाद में बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी इस टाइप से दी जाए तो उस टाइप के सीरीज को आपको सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर। जैसे यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले दिया गया है 10,
10 के बाद में 22, 22 के बाद में 13, यानी कि सबसे पहले संख्या छोटी है फिर बड़ी है, फिर संख्या छोटी है फिर संख्या बड़ी है। तो इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 10, 10 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे 13। तो मेरे भाई 10 से 13 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 10 और 3 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है 16। तो 13 से 16 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 13 और 3 मिलकर बन जाएगा 16। अब इसी प्रकार से 16 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो प्रश्न चिन्ह से आगे निकल जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसी टाइप से जो सीरीज में संख्या छूटी है उसको भी क्या करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 22, 22 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है 28 है। तो 22 से 28 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 22 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 22 और 6 मिलकर बन जाएगा 28। अब 28 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो मेरे भाई देखिए 22 से 28 बनाने के लिए क्या किया गया है +6 किया गया है। तो 28 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे +6 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 28 के अंदर +6 कर देंगे तो 28 और 6 मिलकर बन जाएगा 34, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 34। अब हमें देखना है कि संख्या 34 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर संख्या 34 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 5, 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 20, 20 के बाद में 40, 40 के बाद में 80 और 80 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर एक बार हम इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 5, 5 के बाद में दिया गया है 10। तो मेरे भाई 5 से 10 कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए यदि हम 5 का 2 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 5 दूना के 10। फिर देखिए 10 के बाद में हमें दिया गया है 20, तो 10 से 20 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 10 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 10 दूना के 20। फिर देखिए 20 के बाद में दिया गया है 40, तो 20 से 40 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 20 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 20 दूना के बन जाएगा 40। 40 के बाद में दिया गया है 80, तो मेरे भाई 40 से 80 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 40 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 40 दूना के बन जाएगा 80। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 80 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या
आएगी। तो मेरे भाई 80 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 5 से 10 लाने के लिए क्या किया गया है, 2 गुना। 10 से 20 लाने के लिए क्या किया गया है, 2 गुना। 20 से 40 लाने के लिए क्या किया गया है, 2 गुना। 40 से 80 लाने के लिए क्या किया गया है, 2 गुना। यानी कि सभी में 2 गुना किया गया है। तो 80 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम इस 80 का भी क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 80 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो 80 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 80 का 2 गुना होता है 160। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 160। अब हमें देखना है कि 160 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 160 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि PLANT को 43,761 और STEAM को 91,275 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो MANTLES को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए हमसे पूछा गया है कि MANTLES इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर पहला लेटर है M और मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर है M, ठीक है। और यहाँ पर देखिए M को लिखा गया है 5। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस M को लिखेंगे 5 और सभी ऑप्शंस के अंदर भी हमें सबसे पहले दिया गया है 5। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए M के बाद में है A। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए A हमें यहाँ पर भी दिया गया है और ध्यान से देखिए A को यहाँ पर लिखा गया है क्या, 7। और ध्यान से देखिए A यहाँ पर भी हमें दिया गया है और A को यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है 7। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, A को लिख देंगे 7। A के बाद में क्या है N। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर N है, N को यहाँ पर लिखा गया है 6। तो यहाँ पर भी हम N को लिखेंगे 6। N के बाद में क्या है T। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर T है, इस T को लिखा गया है 1। और ध्यान से देखिए T यहाँ पर भी दिया गया है और इस T को भी लिखा गया है 1। तो यहाँ पर भी हम इस T को लिखेंगे 1। T के बाद में क्या है L। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर L है, L को यहाँ पर लिखा गया है 3। तो यहाँ पर भी हम L को लिखेंगे 3। L के बाद में क्या है E। E देखिए मेरे भाई यहाँ पर है E। E यहाँ पर देखिए E को लिखा गया है 2। तो यहाँ पर हम E को लिखेंगे 2। E के बाद में क्या है S। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए S को लिखा गया है 9। तो यहाँ पर हम S को लिखेंगे 9। यानी कि MANTLES इसको लिखा जाएगा 57, 61, 329। अब हमें देखना है कि ये संख्या में किसी ऑप्शन के अंदर दी गई है। तो हाँ सर 57, 61, 329 ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से खिल्डी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए बिहार राज्य का, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य का, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य का और ऑप्शन डी है तेलंगाना राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि खिल्डी नृत्य बिहार राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने।
उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन मेरे भाई अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से गैर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए बिहार राज्य का, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य का, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य का, और ऑप्शन डी है तेलंगाना राज्य का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गैर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गैर नृत्य राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी है विनोबा भावे ने, और ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पुस्तक गुलामगिरी की रचना की थी ज्योतिबा फूले ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड राज्य में, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय ने, और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन बी है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य में और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी यानी कि अजंता एवं एलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये 13वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए यानी कि हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप फुल में से फुल नंबरों को आसानी से कवर कर जाएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है। और इसी के साथ में मेरे भाई 2024 के कंप्लीट प्रीवियस पेपर भी आपको बिल्कुल फ्री में इसके साथ में दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।